ये ऑफिशियली कह दिया गया है कि एवेंजर्स एंड गेम का सीक्वल होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे, यानी कि जो भी हुआ था एवेंजर्स एंड गेम में उसी की वजह से एवेंजर्स डूम्सडे ट्रिगर हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा सेंस भी बनाता है क्योंकि एंड गेम मूवी के अंदर में दिखने वाला ये लोकी वेरिएंट ही आगे जाके कस्टोडियन ऑफ द मल्टीवर्स बनता है। एंड गेम मूवी के अंदर ही हमें एक ऐसी गमोरा दिखती है जो कि दूसरे यूनिवर्स से आकर इस यूनिवर्स में रह रही है और अभी तक यहाँ इनकर्जन नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैप्टन अमेरिका अपने प्रॉमिस को पूरा करने के चक्कर में एक नई टाइमलाइन बना देता है जिससे डॉक्टर डूम आया। पहले मैं इसको एज अ थ्योरी पेश करने वाला था, लेकिन अब मैं इसको अपने व्हाट इफ सीरीज के जैसे लाने वाला हूं और ये पुराने वाले व्हाट इफ से अलग होने वाला है, तो इसको एंड तक देखना क्योंकि आज तुम टोनी को आयरन मैन नहीं बल्कि डूम बनते देखोगे। तो मेरे भाइयों, जब कैप्टन स्टोन्स वापस रखने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो वॉर्मिर जाएगा जहां वो सोल स्टोन को ऊपर से नीचे फेंक देगा। पर दिक्कत यहाँ ये थी कि सोल स्टोन बाकी स्टोन्स के जैसे कहीं पर भी फिट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको पाने के लिए एक जीवन की कुर्बानी दी गई थी। इसीलिए कैप्टन के साथ सोल स्टोन का एक रेसिडुअल एनर्जी रह जाएगी। स्टीव को लगेगा कि सोल स्टोन वापस हो गया है, पर असल में वो उसके साथ ही रहेगा। इसके बाद स्टीव एसगार्ड जाएगा जहां पर वो थॉर की मां फ्रीगा को ईथर दे देगा स्टोन फॉर्मेट में, जिसको लेकर फ्रीगा अपने मैजिक और रियलिटी स्टोन की मदद से वापस से उसको जेन के अंदर डाल देगी, थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के जैसे। इसके बाद कैप्टन एंशिएंट वन के पास जाएगा और टाइम स्टोन देगा, जहां पर एंशिएंट वन स्पेस स्टोन के आसपास टेसरैक्ट और माइंड स्टोन के आसपास सेप्टर बना देगी, साथ ही पावर स्टोन के आसपास ऑर्ब ला देगी जैसे कि पहले था, ताकि जब कैप्टन इनको वापस से उस जगह पे रखे तो कोई इश्यू ना हो। पर जिस मोमेंट में स्टीव सारे स्टोन्स और म्यूनिर वापस रखकर अपने डांस का वादा पूरा करने के लिए जाएगा तो उसके इस डिसीजन से एक नया टाइमलाइन बन जाएगा, क्योंकि अब कैंग के जगह वहां पर लोकी बैठा हुआ है जो ऐसे टाइमलाइंस को बनने दे रहा है। इसके अलावा रूसो ब्रदर्स ने बहुत समय पहले ही ये चीज कहा था कि एंड गेम में जो टाइम ट्रैवल हमें देखने को मिल रहा है उससे ब्रांच टाइमलाइन बनते हैं, ना कि एक ही टाइमलाइन के अंदर हो रहा है जैसे कि राइटर्स कह रहे थे। अब जब स्टीव इस नए पास्ट में आता है तो वो पेगी से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ पर एंशिएंट वन उसको कामरताज में टेलीपोर्ट कर लेती है क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम की ये ड्यूटी है कि वो हर तरह के थ्रेट पर नजर रखे। स्टीव के इस टाइमलाइन में आने से दो स्टीव हो गए थे, जिसमें से एक रेड स्कल से लड़ रहा था, वहीं दूसरा एंशिएंट वन के पास था। यहाँ एंशिएंट वन बताती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और वो है अपने डांस का वादा पूरा करने, लेकिन भाई पहले उस वादे को होने तो दो। इसके अलावा स्टीव के अंदर जो सोल स्टोन वाला एनर्जी एसेंस था वो एक डिसबैलेंस ला रहा था इस यूनिवर्स में। अब एंशिएंट वन बताती है कि तुम्हारे एक डिसीजन के वजह से एक नई टाइमलाइन बन चुकी है, पर ये ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो एनर्जी है वो इसको सस्टेन नहीं होने देगा। अगर चाहते हो कि पेगी के साथ अच्छी लाइफ जियो तो तुम्हें मुझे इस चीज को खत्म करने देना होगा। जिस पर स्टीव मान जाता है क्योंकि अगर सॉर्सरर सुप्रीम को लगता है कि खतरा है तो भैया खतरा है। और इसके बाद एंशिएंट वन उसके अंदर की रेसिडुअल एनर्जी को खत्म कर देती है, जिससे एक शॉक वेव पूरे अर्थ पे जाता है। असल में ये एनर्जी खत्म नहीं होती बल्कि माइल्डली पूरे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसके वजह से एक्स जीन ट्रिगर होता है। एंड जहां तक मुझे याद है 1945 के साल में ही मैग्नेटो ने फर्स्ट टाइम अपने मैग्नेटिक पावर शो किए थे। तो आप कह सकते हो कि इस यूनिवर्स के अंदर कैप्टन के वजह से ही पूरे म्यूटेंट्स प्रजाति को यहाँ पे जीवन मिला। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीयू के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि माइंड स्टोन की मदद से वांडा को पावर मिले और क्विकसिल्वर को पावर मिले। अब उस वक्त एक्समैन के राइट्स मार्वल के पास नहीं थे, इसलिए उनको म्यूटेंट्स नहीं कहा गया, वरना वो म्यूटेंट कैटेगरी के अंदर ही जाते। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सोल स्टोन की जो रेसिडुअल एनर्जी थी जिसको खत्म कर दिया गया, उसके मदद से म्यूटेंट्स बने हैं इस यूनिवर्स के अंदर। क्योंकि स्टीव जिन इवेंट्स में इंटरफेयर करने वाला है उसके बाद से सुपर हीरोज कभी इस यूनिवर्स में बनेंगे ही नहीं, जो कि आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब यहाँ से ना सिर्फ म्यूटेंट्स का उदय होगा बल्कि स्टीव पेगी के साथ एक नई जिंदगी जिएगा। आपके मन में सवाल आए होंगे कि इस यूनिवर्स के स्टीव का क्या हुआ, तो मेरे भाई इस यूनिवर्स में थोड़े से चेंजेस हो गए। जहां एंशिएंट वन से मिलने के बाद स्टीव उस प्लेन में डायरेक्टली चला जाता है जिसमें स्टीव रेड स्कल से लड़ रहा था। यहाँ रेड स्कल के जगह उस टाइमलाइन का स्टीव टेसरैक्ट को उठा लेता है, जिसके वजह से वो टेलीपोर्ट हो जाता है वॉर्मिर में। जिसके बाद
बाद से जो स्टीव टाइम ट्रेवल करके आया था वो रेड स्कल को पकड़ के चलते प्लेन से सही टाइम पर कूद देता है, जैसा कि वॉर मशीन ने सजेस्ट किया था एंड गेम मूवी के डिलीटेड सीन के अंदर। रेड स्कल को पकड़कर स्टीव एक हीरो बन गया था, जिसके बाद उसने ना सिर्फ अपने डांस का वादा पूरा किया बल्कि हाइड्रा को जड़ से खत्म कर दिया और अपने दोस्त बकी को भी ढूंढ निकाला जो कि हाइड्रा के कंट्रोल में था। इसके बाद वो एंशिएंट वन से मिलता है ताकि वो इस टाइमलाइन के स्टीव को ढूंढने में मदद करे, पर यहाँ पर एंशिएंट वन बताती है कि वो वाला स्टीव जैसे गायब सा हो गया, मे बी वो इवेपोरेट हो गया या फिर एक ऐसी जगह चला गया जहां उसको मैजिक भी नहीं ढूंढ पा रही। तो इस सिनेरियो के अंदर स्टीव ये डिसीजन लेता है कि अब उसे ही इस टाइमलाइन में रहना होगा और उस स्टीव की कमी को पूरा करना होगा। अब इस नई टाइमलाइन में टेसरैक्ट मिलता तो है पर उसके बारे में सिर्फ 4 लोगों को पता होता है, स्टीव, पेगी, बकी और हॉवर्ड। अब स्टीव एक वॉर फ्री दुनिया बनाने में लग जाता है और ये लोग उसकी मदद करते हैं। पहले तो ये लोग यूएस गवर्नमेंट की मदद लेते हैं और जब उससे काम नहीं बनता तो ये लोग सीक्रेटली उस मिशन को अंजाम देते हैं। बेसिकली जिस तरह हाइड्रा अपने काम को निपटाने के लिए विंटर सोल्जर का इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ पर ये छोटी सी टीम शांति लाने के लिए काम करती है। अब स्टीव फ्यूचर से होने के वजह से उसको मेजर इवेंट्स और खतरों के बारे में पहले से पता था और इसीलिए इसकी टीम हमेशा सही इंटेल के साथ सही रिजल्ट देती थी। हॉवर्ड भले ही इनके साथ था लेकिन वो बैकग्राउंड में यूएस गवर्नमेंट, शील्ड और अपने लिए भी काम कर रहा होता है और इसीलिए लैटवेरिया का किंग उससे मदद मांगता है क्योंकि हॉवर्ड ने टेसरैक्ट की मदद से काफी फ्यूचरिस्टिक टेक बनाए हुए रहते हैं। अब स्टीव जानता था कि बचपन में टोनी को कभी हॉवर्ड टाइम नहीं देता था, इसीलिए स्टीव इस टाइमलाइन में हॉवर्ड को टोनी एंड मारिया को साथ ले जाने को कहता है और उनके साथ थोड़ा समय भी बिताने को सजेस्ट करता है। इससे होता ये था कि हॉवर्ड छुट्टी मनाने के बहाने नई नई जगह जाता था जहाँ ये स्टीव और बकी सीक्रेटली मिशन को अंजाम देते थे, लेकिन जब ये लोग लैटवेरिया गए तो इन्हें पता चला कि ये एक ट्रैप था। असल में लैटवेरिया का किंग हॉवर्ड के हाई टेक पर कब्जा करना चाहता था और जब हॉवर्ड ने मना कर दिया तो उसके ऊपर उसने हमला करवा दिया। इस हमले में हॉवर्ड और मारिया स्टार्क मारे जाते हैं और जो टोनी रहता है उसका चेहरा आधा जल जाता है। इसके अलावा उस अटैक में कुछ लैटवेरियन भी मारे जाते हैं जिनमें से कुछ टोनी के एज के रहते हैं, इसीलिए सबको लगता है कि टोनी वहां पे मर गया, लेकिन असल में वो बच जाता है। इस आधे जले हुए फेस के साथ उसको लैटवेरिया में इधर से उधर भटकना पड़ता है जहाँ पे हर जगह से उसको धिक्कार दिया जाता है। लेकिन एक दिन जब सबके सामने एक लेडी को जलाया जा रहा होता है विच बोलकर, तो उसको देखकर टोनी से कंट्रोल नहीं होता और वो जाकर उसको बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद होता यूं है कि उसका जो दूसरा साइड का चेहरा था वो भी जल जाता है। अचानक से वहां धुआं होता है और टोनी के साथ अगाथा को वहां से कोई गायब कर लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नतालिया मैक्सिमोफ थी, यानी कि वांडा की माँ। यहाँ पे रिवील होता है कि अगाथा ने मैजिक पावर पाने के चक्कर में अपने ही बेटे को खो दिया और इसीलिए वो जीना नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ पे नतालिया अगाथा को फिर ये समझाती है कि तुम जो करना चाह रही हो वो सही नहीं है और किस्मत का खेल देखो कि तुम इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि तुम्हारा बेटा मर गया, लेकिन तुमको बचाने वाला वही बच्चा है जिसके पेरेंट्स मर गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता और आज के समय में कौन ही जलते हुए विच को बचाने की कोशिश करेगा। अगाथा को नतालिया की बात सही लगती है और वो टोनी के फेस के ऊपर एक इल्यूजन मैजिक कर देती है। जहां दुनिया वालों को तो अगाथा के बेटे का फेस वहां पे दिखाई देता है, वहीं अगाथा और नतालिया को टोनी का जला हुआ चेहरा ही दिखता है। अगाथा बताती है कि मैं चाहूं तो तुम्हारे चेहरे को पहले के जैसा ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उस मैजिक की एक बहुत बड़ी कीमत होगी। मैं पहले ही अपने बेटे को खो चुकी हूँ और दोबारा मैं वो गलती नहीं करूंगी। टोनी कहता है कि जैसा आपको सही लगे, क्योंकि टोनी को भी यहाँ पे फैमिली मिल रहा था और वो खुश था कि उसके जले हुए चेहरे होने के बावजूद उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट करती है। इसके बाद टोनी उनके साथ रहने लगता है और मैजिक सीखने लगता है। इसके अलावा अपनी जीनियस दिमाग की मदद से जिस नोमैड ट्राइब के साथ वो रह रहा था उनकी भी लाइफ को इजी करने लगता है, जो चीज लैटवेरियन किंग का ध्यान खींचती है और इसके बाद वो किंग कुछ एक्शंस लेता है। वहीं अगर हम बात करें स्टीव की, तो वो दूसरी और दुनिया में शांति कायम करने में लग जाता है, जहां अब एक नई प्रॉब्लम आ गई थी। जहां मेन टाइमलाइन में टेसरैक्ट का शील्ड के पास होने से कैप्टन मार्वल की ओरिजिन हुई थी, वो इस टाइमलाइन में नहीं होती है क्योंकि टेसरैक्ट स्टीव ने छुपा कर रखा था। अब कैप्टन मार्वल नहीं बनी तो निक फ्यूरी कभी एलियन या फिर एवेंजर्स इनिशिएटिव वाले रास्ते में नहीं गए और इसीलिए इस यूनिवर्स में एवेंजर्स नहीं बने। अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका है और वो फ्रंट लाइन से लड़ रहा है, तो सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट करने का जरूरत यूएस में नहीं पड़ा और इसीलिए कभी हल्क भी नहीं बना। लेकिन दूसरे जो कंट्रीज है वहां पे सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट
करने की कोशिश की गई, जिसके वजह से कुछ कुछ सुपर सोल्जर्स बने थे, बट वो सब फेल थे। और इसके बाद वहां की गवर्नमेंट म्यूटेंट्स को ट्रेन करने में फोकस करने लगी, क्योंकि धीरे धीरे म्यूटेंट्स की आबादी भी बढ़ने लगी और म्यूटेंट्स वाले प्रॉब्लम शुरू हो गए, जिसको स्टीव हैंडल कर रहा था। स्टीव को ऐसे वक्त में टोनी की वो बात याद आती है जो कि उसने एंड गेम में कहा था कि अगर तुम टाइम के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगी, जो कि यहाँ साफ होते दिख रहा था। स्टीव इसको अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करता है, जिसमें चार्ल्स भी उसकी मदद करता है, और एक्समैन वाली कहानी उधर चल रही होती है, जिसके अंदर हमें मैग्नेटो वर्सेस चार्ल्स का क्लैश देखने को मिलता है और एक्समैन भी फॉर्म होते हुए दिख रही होती है। वही दूसरी ओर जो लैटवेरियन किंग के कदम उठे थे नोमैड्स की तरफ, उसके वजह से टोनी गुस्से में आ जाता है, और क्योंकि अब उसके पास मैजिकल नॉलेज था और थोड़ा मोड़ा साइंटिफिक दिमाग लगाकर लैटवेरियन किंग के खिलाफ जंग छेड़ देता है। क्योंकि सबसे पहले टोनी अगर आज अनाथ है तो वो उसके वजह से था, और उसके बाद भी जब ये शांति से इधर रह रहा है तो भी लैटवेरियन किंग को दिक्कत है और वो उसे पिन कर रहा था, जो कि टोनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया और उसने लैटवेरियन किंग को मार दिया। जिसके बाद टोनी को कुछ सच्चाई पता चली, जहां पर उसको टेसरैक्ट और उसके डैड के इन्वेंशंस के बारे में पता चला, जो कि समय से बहुत आगे के थे। ये चीज पता चलते ही टोनी स्टीव से बात करने के लिए चल जाता है, क्योंकि उसके डैड को सबसे ज्यादा स्टीव और पेगी ही जानते थे। जब टोनी स्टीव से बात करता है तो पहले उसे विश्वास नहीं होता कि ये टोनी है, क्योंकि अगाथा के इल्यूजन मैजिक के वजह से निकोलस का चेहरा सबको दिखता है। लेकिन जब टोनी कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ उसके और स्टीव के बीच में हुई थी बचपन में, तो स्टीव उसको पहचान लेता है, लेकिन तभी उसके चेहरे से वो इल्यूशन हट जाता है और स्टीव को टोनी का जला हुआ चेहरा दिखता है। टोनी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर मैजिक खत्म हुआ है, इसका मतलब जिसने उस मैजिक को कास्ट किया है मर चुका है। इसीलिए टोनी अपने मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए तुरंत लैटवेरिया पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहां वो अपनी आंटी नतालिया से पूछता है कि हुआ क्या, जिस पर वो बताती है कि किंग को तुमने जब मारा तो उसके बाद से जो उसके अंधभक्त थे उन्होंने अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकाल दिया। अब क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो अपने पावर्स को यूज नहीं कर पा रही थी और बेहोश हो गई, जिसके बाद अगाथा मेरे प्रोटेक्शन में आई और फिर उन लोगों को यहाँ से भगा दिया। इसके बाद वो लोग नए वेपन्स के साथ आए, जिसको काउंटर करने के लिए अगाथा ने अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल किया और कुछ डेमन गॉड से पावर लोन लेकर उन्हें मार के यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद वो खुद भी मर गई। ये सुनते ही टोनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन लोगों को जड़ से खत्म करने के लिए चला जाता है। ये गुस्सा टोनी का इतना ज्यादा था कि वो ये देख ही नहीं रहा था कि इसके वजह से आम लोगों को भी चोट पहुंच रहा है। तभी नतालिया उसके सामने आकर कहती है कि टोनी ये सब बंद करो, अगाथा होती तो ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम्हें लैटवेरिया का सेवियर बनना था, लेकिन अब तुम डूम बन रहे हो। तो टोनी कहता है कि मैं कोई सेवियर नहीं हूँ, इन लोगों ने मुझसे मेरी फैमिली एक नहीं बल्कि 2 बार छीना है और इसके लिए मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। टोनी यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। तभी नतालिया अपने अंदर जितनी भी कियोस मैजिक बची हुई थी उसका इस्तेमाल करके सबसे पहले टोनी को रिस्ट्रेन करती है और उसको कहती है कि अगर डूम बनना ही है तो उनके लिए बनो जिनके वजह से ये दुनिया इतनी बुरी बनी है कि तुम्हारे जैसे कितने सारे बच्चे इस दुनिया में ऐसे ही अनाथ हो गए हैं। तुम्हारे दोनों पेरेंट्स अच्छा काम करते हुए मरे हैं और अब ऐसे तानाशाही और डिस्ट्रक्शन करोगे तो तुम भी वही बन जाओगे जिनके खिलाफ हॉवर्ड और अगाथा लड़ते हुए मरे। इतना कह के नतालिया उसको शांत करती है और डूम के आंखों से यहाँ पर आंसू आता है। ये देखकर नतालिया सबसे पहले तो जो डूम का चेहरा है उसको ठीक कर देती है और अपने कियोस मैजिक से उसके आर्मर को मैजिक से अपग्रेड कर देती है। टोनी पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप फिर दोबारा कभी मैजिक यूज ही नहीं कर पाओगे। जिस पर नतालिया कहती है कि तुम्हारी मॉम मुझे बचाते हुए मरी है और वो मेरी बहुत ही क्लोज थी, तुम भी मेरे बच्चे जैसे ही हो, तो तुम्हारा प्रोटेक्शन तो मेरी जिम्मेदारी बनती ही है। वैसे भी अगाथा वांडा और पिएत्रो को बचाते हुए मरी है, तो मैं तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकती हूँ, बस इस पावर का गलत इस्तेमाल मत करना। इसके बाद टोनी लैटवेरिया का किंग बनता है और फिर शांति कायम करता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी, स्टीव, चार्ल्स और एंशिएंट वन मिलकर एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाते हैं जहाँ पे म्यूटेंट्स भी अच्छे से रह रहे हैं। इवन एसगार्ड और स्पेस से भी इनकी अच्छी से बनती है और ये लोग यूनिवर्स में शांति फैलाने में एक नंबर है। और यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स नहीं होते हैं, पर एक दिन पेगी ओल्ड एज से मर जाती है, जिसके बाद से स्टीव इस यूनिवर्स को छोड़कर अपने यूनिवर्स में चला जाता है और उस यूनिवर्स में जाकर वो सैम को वो शील्ड देता है। बेसिकली ये वही सीन होगा जो कि हमें अवेंजर्स एंड गेम के एंड में देखने को मिला था, जहां पर सैम को कैप्टन ने शील्ड दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम वो शील्ड लेकर वहां से चला जाता है और स्टीव वहीं पर बैठा रहता है।
तभी हम देखते हैं कि पीछे से टोनी आता है, जो कि असल में डूम बन चुका है। वो आकर बताता है कि हमारे दुनिया में एक बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है और हमें आपकी मदद चाहिए। जिस पर स्टीव कहता है कि मैं तो अभी ही आया था, लेकिन डूम कहता है कि अब क्या ही कर सकते हैं। जिस पर स्टीव कहता है कि तो बताओ कब शुरू करना है, और टोनी रिप्लाई करता है अभी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे इस स्टोरी डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं या फिर अपने कुछ पॉइंटर्स को इधर डलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन करके। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो में कमेंट, लाइक और शेयर भी करते हो तो वो भी हमारे लिए काफी होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।